हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओमान अकेडमी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एसएससी जीडी 2025 की परीक्षा 4 फरवरी 2025 से लेकर 25 फरवरी 2025 के बीच आयोजित होनी है। फ्रेंड्स, जो भी इस परीक्षा को दे रहे होंगे उन सभी की प्रिपरेशन तो कंप्लीट हो ही गई होगी। अब लास्ट में क्या होता है, रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर ये रिवीजन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ-साथ अगर उससे जुड़े अन्य तत्व को शामिल करके किया जाए तो फिर पढ़ाई यानी कि प्रिपरेशन और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ जाते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स मैंने क्या किया है, 2019 से लेकर के जितने भी टीसीएस परीक्षा ने 2024 तक परीक्षाएँ करवाई हैं, इसमें 130 शिफ्ट कराई गई हैं। और मैंने ये 130 शिफ्ट के बिना फेर-बदल किए क्वेश्चन लिए हैं। प्रत्येक वीडियो में मैं 5 सेट कराऊँगी। इस तरीके से आपको लगभग 26 यानी कि 26 सेट दिए जाएँगे और आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो सीरीज़ जो है आप लोगों के एग्ज़ाम में रामबाण साबित होने वाली है। आपका कॉन्फिडेंस और आपकी तैयारी को एक अलग ही लेवल देगी। क्योंकि यहाँ पर लगभग 3000 क्वेश्चन प्लस जो अन्य तथ्य बताएँगे उसको मिला कर के लगभग आपके 5000 तथ्यों की तैयारी हो जाएगी। साथ ही अगर आप ग्रुप डी या एनटीपीसी के जीके और जीएस वाला पोर्शन देखना चाहते हैं तो भी ये सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि एसएससी के क्वेश्चन अदर एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। इसलिए इस वीडियो सीरीज को कंप्लीट तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स में शेयर कर देना और संपूर्ण सीरीज देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आपको सभी वीडियो टाइम पर मिल जाएंगे। 5 सेट को कंप्लीट करते हैं और इसी तरह बारी बारी करके 5-5 सेट करके हम टोटल 26 वीडियो देंगे और उसमें टोटल 130 सेट के 3200 क्वेश्चन प्लस अन्य तत्व को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए, पहला सेट लिया है मैंने। मैं सेट भी बताती जाऊँगी आपको कौन सा सेट करवा रही हूँ। तो ये सेट है सेट 1 और ये शिफ्ट फर्स्ट का है और ये एग्ज़ाम जो कंडक्ट हुआ था वो हुआ था 11 फरवरी 2019 को। ठीक है? तो इसमें 25 क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन इसके देखते हैं, ऐसे करके 5 सेट कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन-सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन-सी है? तो रेडियस, अल्ना, टिबिया और फीमर। तो ये है फीमर, जो कि जांघ की हड्डी कही जाती है। ठीक है, जांघ की हड्डी है, सबसे लंबी हड्डी पाई जाती है। और यहीं अगर बात करें सबसे छोटी हड्डी कौन-सी होती है, तो वो होती है स्टेपीज़। ठीक है, स्टेपीज़ होती है, ये मध्य कान की हड्डी है। ठीक है, तो अगर छोटी भी पूछी जाती है तो वो भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नॉमिनल जीडीपी, नाम मात्र जीडीपी है ना, के आधार पर भारत 2018 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, ये है करंट का क्वेश्चन, इसको हटा देते हैं, ये करंट वाले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सोवियत संघ वर्ष कब टूटा था? किस वर्ष में टूटा था? यानी कि क्वेश्चन है, सोवियत संघ बोलते हैं यूएसएसआर को। तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ गठबंधन 1880, 1900, 2000 या 1991। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर होगा 1991। सोवियत संघ का क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है। और एग्जैक्ट डेट की अगर बात करें तो 26 दिसंबर 1991 को विघटन होता है। पहले यूएसएसआर 15 छोटे छोटे गणराज्यों का संघ हुआ करता था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में निकलती है, यानी कि स्थान पूछ रहे हैं, इसका उद्गम स्थल पूछ रहे हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अरावली की पहाड़ियां तो राजस्थान में है, तो ये तो मध्य प्रदेश में नहीं है। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां देखो कहाँ है, नीलगिरी की पहाड़ियां है कर्नाटक। इधर से हो जाएगा केरला और यहाँ से हो जाएगा तमिलनाडु, इसके ट्राई जंक्शन पर है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि नीलगिरी की पहाड़ियां कहाँ है। इनका मेन पार्ट तो केरला में है। ठीक है, और ये निकलती कहाँ से? सतपुड़ा। सतपुड़ा तो मध्य प्रदेश में है, लेकिन ये निकलती है नर्मदा कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी की बात की जाए तो ये पश्चिम वाहिनी नदी है, अरब सागर में गिरती है और एस्टुरी का निर्माण करती है, डेल्टा नहीं बनाती है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि नर्मदा नदी रिफ्ट वैली से बहती है, एक ताप्ती भी बहती है, तापी या ताप्ती, ये दो नदियां हैं भ्रंश घाटी में बहती हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बास्तिल जो जेल है, जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया था? बास्तिल ये है जगह कहाँ है? ये फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। ठीक है, बास्तिल जेल वहीं होती है, पेरिस में थी। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता, फ्रांस की जो क्रांति होती है 14 जुलाई दिन होता है, 14
जुलाई 1789 को बास्तिल जेल पर क्या कहते हैं, लोग हमला कर देती है जनता, और वहां पर जो 7 कैदी थे उनको छुड़ा लेती हैं, और इसको बोला जाता है फ्रांस की क्रांति। तो फ्रांस की क्रांति भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो 14 जुलाई 1789 हो गया, फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया था। बास्तिल जेल में कितने कैदियों को छुड़ाया गया था? 7 कैदियों को छुड़ाया गया था। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो पूछा गया था, पत्तियों में मौजूद हरा रंग जो होता है वो किस नाम से जाना जाता है? पत्तियों में जो हरा रंग होता है वो जाना जाता है क्लोरोफिल नामक एक पिगमेंट पाया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, पत्तियों का रंग हरा होता है। पत्तियों का ही नहीं, पौधे का जो भी भाग, कोई भी पौधे का जितना भी पार्ट हरा होगा उसमें क्लोरोफिल होगा। ठीक है, और ये फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं जो पूछा गया, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र जो होते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है? कृषि है, माइनिंग मतलब खनन है, मछली पालन हो गया, ये सारे प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, गुजरात का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है, भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है, कौन सा? निम्न में से कौन सा भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है? गुजरात, राजस्थान क्षेत्र, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार या उड़ीसा और झारखंड? तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग है उड़ीसा, झारखंड। उड़ीसा का जो मयूरभंज जिला है, बादाम की पहाड़ जो फेमस है, और झारखंड का सिंहभूम क्षेत्र, झारखंड का सिंहभूम क्षेत्र और उड़ीसा का मयूरभंज जिला में बादाम के पहाड़, ये आयरन ओर के लिए बहुत ही फेमस क्षेत्र है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो आप एक काम कर सकते हैं, वीडियो की स्पीड कम कर सकते हैं, और अगर आपको लग रहा है स्पीड स्लो है तो आप स्पीड अप कर लीजिएगा। मैं क्वेश्चन इतनी ही स्पीड में करवाऊंगी क्योंकि 5 सेट डेली करने हैं, और परीक्षा अभी बिल्कुल पास में ही लगी है, तो पूरे हमें 20 मतलब 130 सेट करनी है। तो मैं थोड़ा सा स्पीड में कराऊंगी ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाए। ठीक है, निम्न में से किसको लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि एशिया की ज्योति के रूप में जाना जाता है? लाइट ऑफ एशिया किसे जाना जाता है? रूमी, बुद्ध, गांधी या स्वामी विवेकानंद? तो बुद्ध मतलब गौतम बुद्ध की बात हो रही है, महात्मा गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? तो भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं टोटल। ठीक है, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, और 8 शास्त्रीय नृत्य में तमिलनाडु का कौन सा है? तो देखो, तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। ठीक है, अगर कुचिपुड़ी की बात करें तो कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, कथक यूपी का है, हिंदू मुस्लिम का ये सम्मिश्रण है काफी अच्छा। और मोहिनी अट्टम और एक और है कथकली। मोहिनी अट्टम और कथकली ये हैं केरल के। ठीक है, तो ये हो गए 2, 3, 4, 5, और सत्रिया है असम का। सत्रिया है असम का, ये सबसे नया है, याद रखना ये सबसे नया है सत्रिया। असम का शास्त्रीय नृत्य है, और इसके बाद में एक मणिपुरी बचा तो वो मणिपुर का है। ठीक है, तो 8 शास्त्रीय नृत्य मैंने बता दिए। ठीक है, यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है, ध्यान से देखिएगा। भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? यानी कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा? जब ऐसे पूछा जाता है तो इसका मतलब होता है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं। अगर जनसंख्या के अकॉर्डिंग पूछेंगे तो उसमें जनसंख्या को बोल करके पूछेंगे, बता करके। ठीक है, तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये है कौन सा? गोवा। और सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है? सिक्किम की है। ठीक है, तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ओलंपिक में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ठीक है, तो ये कौन सा होता है? 2016 में होता है रियो ओलंपिक। ठीक है, रियो ओलंपिक होता है, ये वहां पर जीती हैं पीवी सिंधु, रजत पदक जीती। ये है कौन? ये है पीवी सिंधु। तो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी पीवी सिंधु, जिन्होंने कौन सा? सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी? ठीक है, 1920 में कहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बोलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना? राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक कहाँ हुई थी?
तो तिरुवनंतपुरम, मुंबई, नागपुर, त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नागपुर, क्योंकि 1920 में दो जगह पर बैठक हुई थी। एक सितंबर में 1920 में हुई थी, एक दिसंबर में हुई थी। तो सबसे पहले 1920 दिसंबर में जो बैठक हुई थी वो हुई थी कलकत्ता में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने इसकी अध्यक्षता की थी। और बाद में ये होती है दिसंबर में, कहाँ होती है? नागपुर में। तो इसमें कोलकाता ऑप्शन नहीं है, तो क्या हो जाएगा? नागपुर में। ये स्पेशल सेशन होता है, ठीक है। तो 1920 में दो जगह पर हुई थी, कंफ्यूज मत होना, कभी कलकत्ता लिख के आ सकता है या नागपुर लिख के, दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो देखिए, श्रीलंका में गृह युद्ध चलता है 26 साल तक। और ये स्टार्ट कब होता है? 1983 में, और टिल चलता है ये 2009 तक, ठीक है। तो समाप्त कब हुआ था, शुरू कब हुआ था, कोई भी प्रश्न पूछा जाए कितने साल चला, सब कुछ क्लियर है। तो 2009 में। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। जिन जेकस रूसो को बोला जाता है, जिन जेकस रूसो इनका पूरा नाम है, एक प्रसिद्ध क्या थे? तो अब समझ में आ गया होगा कि चित्रकार तो नहीं थे, चिंतक, सम्राट, चिकित्सक नहीं, ये थे क्या? फिलोसोफर थे, ये एक चिंतक थे। तो जिन जेकस एक प्रसिद्ध फिलोसोफर, चिंतक थे। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। लावनी या लावड़ी, कुछ भी कहें, कौन से राज्य का लोक नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य की बात नहीं हो रही है, शास्त्रीय नृत्य अलग होते हैं, लोक नृत्य अलग होते हैं। तो लावनी कहाँ का लोक नृत्य है? तो लावनी लोक नृत्य है कहाँ का? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का लावनी लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। तो शांति का प्रतीक, जो व्हाइट, जो सफेद कबूतर होता है, उसे बोला जाता है शांति का प्रतीक, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? मतलब नहीं है फ्रेंड्स, ये नहीं वाला जो क्वेश्चन होता है इसे बहुत ध्यान से देखा करो। अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी नहीं है? लार ग्रंथि, एड्रिनल, थाइमस या पीनियल। तो देखिए, ये लार ग्रंथि है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? और ये बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या हो जाएगा? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक जो होती है, जिसको बोलते हैं पेट्रा ड्यूरा, ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है? पेट्रा ड्यूरा, ठीक है, ये क्या होता है? सफेद संगमरमर पर तराशने की एक प्रकृति है, तराश करके सुंदर डिजाइन बनाई जाती हैं, और ये मिलती है कहाँ? ताजमहल में इसका सुंदर उदाहरण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? नमक का रासायनिक सूत्र, तो ये है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड NaCl नमक का क्या है? रासायनिक सूत्र है। अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। जीएसटी का पूरा अर्थ क्या है? जीएसटी, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जी से गुड्स, एंड लगा देंगे, गुड्स एंड सर्विस, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अच्छा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से एक क्वेश्चन बता देते हैं, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इससे संबंधित अमेंडमेंट पूछा जाता है, तो संविधान संशोधन पूछा जाता है। तो संशोधन कौन सा है? 101वां, ठीक है। और 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था, 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ये इंग्लिश चैनल नाम है, ठीक है। एक जो नैरू समुद्र में नैरो धारा होती है, जहां पर थोड़ा सा समुद्र जो होता है कम चौड़ा है होता है, उसको बोलते हैं चैनल। तो इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली भारतीय महिला कौन है? तो ये थी आरती शाह, ठीक है। आरती शाह 29 सितंबर 1959 को इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करती हैं, और ये पहली भारतीय महिला बनती हैं। और बाद में इनको 1960 में भारत का जो पद्मश्री अवार्ड है ये दिया जाता है। तो पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हुई थी ये 1960 में। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। पुस्तक जो है इंडिया 2020, इंडिया 2020 किसके द्वारा लिखी गई है?
एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है इंडिया 2020 इंडिया 2020 एपीजे अब्दुल कलाम, अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम इनका पूरा नाम है और इन्होंने लिखी है इंडिया 2020 पुस्तक। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि 3 क्वेश्चन गलत हैं और 1 बताना है। लोगों को अपने प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव को चुनने की अनुमति देता है, तो ये बात सही है। जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है उसमें लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं और बाद में वो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं संसद में। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही है, बाकी आगे वाले तो गलत ही होंगे। देख लेते हैं, वित्तीय आपातकाल के किस्सों में लोगों को देश पर कब्जा, बिल्कुल गलत है। सेना को देश पर शासन, गलत है। लोगों को तीर्थ यात्रा के लिए कर भुगतान का आदेश, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करता है। तो इसका 25 का एक आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, मैंने ये वाला सेट 1 कंप्लीट कर लिया। इसी तरीके से हम टोटल 4 सेट और करेंगे। प्रत्येक वीडियो में आपको 5 सेट मिलेंगे, 5 सेट करेंगे ताकि वीडियो बहुत लंबे ना हो। और टोटल आपको 26 सेट मिलेंगे और 130 शिफ्ट के कंप्लीट क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो और अब तो शेयर कर दो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे ये सभी वीडियो आपको मिले। फ्रेंड्स, इस सीरीज को जरूर देखिएगा, जब आप एग्जाम दे के आएंगे तब आप कहेंगे कि हाँ, मेरी कंप्लीट प्रिपरेशन थी और मैं अच्छे से रिवीजन करके गया था। ये परीक्षा आयोजित की गई थी 11 फरवरी 2019 को, शिफ्ट 2 में आयोजित की गई थी। और इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, स्पर्श के कारण पौधों में दिशात्मक विकास की गति को क्या कहा जाता है? दिशात्मक गति, डायरेक्शनल जो गति होती है उसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं थिग्मोनेस्टी। स्पर्श के कारण पौधों में जो दिशात्मक वृद्धि होती है उसको कहा जाता है, दिशात्मक गति होती है उसको कहते हैं थिग्मोनेस्टी। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। महानदी और गोदावरी के डेल्टा, महानदी और गोदावरी के डेल्टा जो होते हैं किस प्रकार की मिट्टी से समृद्ध हैं? तो जो नदियां होती हैं वो अपने साथ कौन सी मिट्टी लेके आती हैं? जलोढ़ मिट्टी लेके आती हैं। तो ये भी जलोढ़ मिट्टी का होगा क्या? जलोढ़ मिट्टी से समृद्ध क्षेत्र है। सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी मिल पाई जाती है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी में। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र का जो नदियां हैं ये सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी विश्व में लाती हैं। ठीक है, और यहाँ महानदी और गोदावरी भी जलोढ़ मिट्टी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलुवियल सॉइल। तो कभी कभी याद रखना, एलुवियल ऐसे भी लिख के आ जाता है, तो ध्यान दीजिए, एलुवियल सॉइल, एलुवियल मिट्टी इस तरीके से लिख देते हैं। तो ये एलुवियल, इसी को जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं। जलोढ़ मिट्टी के 2 भाग होते हैं, एक होती है खादर, बहुत प्रश्न पूछा जाता है, एक होती है खादर, एक होती है बांगर। तो खादर वो मिट्टी होती है जहां पर प्रत्येक साल नदी के जल का पानी, बाढ़ का पानी जाता है और ये उपजाऊ भूमि होती है। और बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है जहां पर नदी का पानी नहीं पहुंच पाता। तो नई जलोढ़ मिट्टी खादर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सा रक्त समूह है जो सार्वभौमिक दाता, यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है, यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है? तो ये है ओ निगेटिव। ओ निगेटिव को बोला जाता है यूनिवर्सल डोनर, याद रखना, डोनर है ओ। ठीक है, और एक्सेप्टर यानी कि सब सर्वग्राही कौन सा होता है? तो ए बी पॉजिटिव। तो जो ए बी पॉजिटिव होता है उस सबका ये प्राप्त करता होता है, इसे किसी का भी ब्लड ले सकता है। और जो ओ निगेटिव होता है ये होता है सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर। दोनों प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान से याद रखना। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर 4, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 2019 और 2000, 1947 या फिर 1950? जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1950 में। कब की गई थी? 1950 में। अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें तो इसकी एग्जैक्ट डेट हो जाती है 15 मार्च 1950। तो योजना आयोग की स्थापना की गई थी 15 मार्च 1950 को। अब इसकी जगह पर नीति आयोग आ गया है। ठीक है, नीति आयोग इसकी जगह पर रिप्लेस करके 1 जनवरी 2015 से चालू है और ये सरकार का थिंक टैंक के रूप में काम करता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली शामिल नहीं है। स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली शामिल नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 का होगा। तो त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है। पंचायत समिति होता है,
पंचायत समिति होता है, ग्राम पंचायत होता है, जिला परिषद होता है। ग्राम समिति जो है ये त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है। और ग्राम पंचायत को 11वीं अनुसूची में रखा गया है, 11वीं अनुसूची में रखा गया है। इसके बाद में 73वां जो अमेंडमेंट होता है, 73वां जो संशोधन होता है वो जुड़ा है ग्राम पंचायत से, और 73वां ग्राम पंचायत से जुड़ा है। ये 73वां होता आता कब है? 1992 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए को बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। एक लोकतांत्रिक संविधान को इन्होंने कब अपनाया था? तो इन्होंने अपनाया था कब? 1877 में। अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 17 सितंबर 1877 को इन्होंने अपनाया था। सॉरी 87, 1887, 17 सितंबर 1887, 1787 में इन्होंने संविधान को अपनाया था। किसने? यूएसए ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो नेपोलियन किस युद्ध में पराजित हुआ था? नेपोलियन किस युद्ध में पराजित हुआ था? तो देखो, बेल्जियम में एक जगह है, बेल्जियम है, बेल्जियम में एक जगह है क्या? वाटरलू, वाटरलू, वाटरलू की लड़ाई होती है। कब होती है? तो वाटरलू की लड़ाई होती है, ये वाटरलू है, और वाटरलू की लड़ाई होती है 18 जून 1815। अपने ये डेट जरूर याद रखना, क्योंकि इस समय ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि 1815 चारों ऑप्शन होंगे, यहाँ पर डेट अलग कर देते हैं तो क्वेश्चन थोड़े टफ हो जाते हैं। तो बेल्जियम में वाटरलू में लड़ाई होती है 18 जून 1815 को। यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट, इसका पूरा नाम है नेपोलियन बोनापार्ट, ये पराजित होता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है? सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो निम्न में से ये हीरा है। हीरा कार्बन का ही एक अपरूप है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। कार्बन का अपरूप निम्न में से कौन सा है? तो ये कार्बन का अपरूप है, और हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात हो रही है। स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, ये किसकी है? ये किसकी है? तो ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और ये है कहाँ? ये नर्मदा नदी के तट पर है, नर्मदा के तट पर है। और कहाँ है नर्मदा? गुजरात में, गुजरात में ये है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल भारत में निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? तो बेगम हजरत महल ये अवध के राजा होते हैं, अवध के राजा होते हैं वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह। इनकी दूसरी पत्नी थी कौन? बेगम हजरत महल। और इन्होंने सिपाही विद्रोह, इसे भारत 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भी बोलते हैं, इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। बाद में ये नेपाल चली जाती हैं, नेपाल में शरण ले लेती हैं, और वहीं इनकी लगभग 1879 में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो बेगम हजरत महल ने सिपाही विद्रोह में भाग लिया था। ये अवध के राजा वाजिद अली शाह की पत्नी थी। नेपाल चली जाती हैं अपने अंतिम समय में, शरण ले लेती हैं नेपाल में, और 1879 में इनकी वहीं मृत्यु हो जाती है। इतने 33 वाले क्वेश्चन से बनने थे। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया था? सीधा सीधा प्रश्न है, ये 2005 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। उस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसने अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, तो का नाम है अ सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक लिखी है। इनका नाम क्या है? ये है कौन? वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, या फिर सौरव गांगुली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सौरव गांगुली हैं। इनकी अंग्रेजी भाषा में इन्होंने लिखी थी, और ये इनकी क्या है? आत्मकथा है। ठीक है, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, सौरव गांगुली की आत्मकथा है, अंग्रेजी में लिखी गई है, भाषा इसकी इंग्लिश है। निम्न में से मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब किसने जीता था? तो ये उस समय जीता था मानुषी छिल्लर ने। ठीक है, उस समय जीता था मानुषी छिल्लर ने। तो इसका आंसर है, ये करंट का क्वेश्चन है, इसे करंट में देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से एक नृत्य रूप है जो कला में हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के लिए एक अद्वितीय संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है। मैंने अभी पीछे बताया था हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा का एक अद्वितीय संश्लेषण, तो ये करता है कथक। और कथक कहाँ का है?
शास्त्रीय नृत्य ये कथक है, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। मणिपुरी है, मणिपुर का नाम से ही पता है। ओडिसी है, उड़ीसा का। कथकली और मोहिनी अट्टम ये दो हैं, दो शास्त्रीय नृत्य हैं केरल के। तो एक ही राज्य ऐसा है जिसके दो शास्त्रीय नृत्य हैं, कथकली और मोहिनी अट्टम। कली और मोहिनी दोनों केरल से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। सबसे छोटा जीवित पक्षी, सबसे छोटा जीवित पक्षी कौन सा है? तो ये है हमिंग बर्ड। इसके बारे में एक और तथ्य है कि ये आगे पीछे ऊपर नीचे सभी दिशाओं में ये उड़ सकता है और ये पृथ्वी पर सबसे छोटा पक्षी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। उड़ीसा में सबसे बड़ी अप्रवाही झील, उड़ीसा की सबसे बड़ी अप्रवाही झील कौन सी है? और ये भारत की भी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की है, भारत की सबसे बड़ी है और विश्व की दूसरी। भारत की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है खारे पानी की। ठीक है, तो खारे पानी की है, ये है कौन? चिल्का। ठीक है, डल और वुलर झील ये है जम्मू कश्मीर में, और पुलिकट झील है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। भारत में 500 और 1000 रुपए के मुद्रा नोटों को किस वर्ष अमान्य घोषित किया गया था, यानी कि डिमोनेटाइजेशन किया गया था? तो ये किया गया था 2016 में, डेट थी 8 नवंबर। कोई नहीं भूला होगा। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा तथ्य बनते नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। मिग 21 से उड़ान भरने वाली पहली भारतीय वायुसेना अधिकारी हैं। ठीक है, पहली भारतीय वायुसेना मिग 21 से उड़ान भरने वाली कौन सी थी? क्वेश्चन नंबर 18 का है अवनी चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा? अवनी चतुर्वेदी जो है ये भारत की पहली भारतीय महिला वायुसेना अधिकारी हैं। ठीक है, और इनके साथ भावना कंठ भी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बहुकोशिकीय जंतु नहीं नहीं है? ये देखो, बहुत ध्यान से देखा करो। बहुकोशिकीय जंतु नहीं है मतलब ये यूनिसेलुलर है। ठीक है, यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय जीव है, तो ये है अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय जीव कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 1192 तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान और किसके द्वारा, पृथ्वीराज चौहान को किसके द्वारा पराजित किया गया था? किसके द्वारा पराजित किया गया था? मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी के द्वारा ही पराजित किया, अन्य तथ्य नहीं पढ़ते, टाइम कम लगेगा। तो मोहम्मद गोरी ने किसको? तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। ये पराजित हुए थे 1192 में। तराइन का प्रथम युद्ध 1192 में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 21 जोड़ते हैं। किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात राज्य की जो तट रेखा है वो सबसे ज्यादा लंबी है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। प्रथम विश्व युद्ध में जान देने वाले भारतीय सैनिकों की याद में प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो कब लड़ा गया था? 1914 से स्टार्ट होता है, 1918 तक लड़ा जाता है, वर्ल्ड वार फर्स्ट। और अगर वर्ल्ड वार टू की बात करें तो ये 1939 से 1945 तक लड़ा गया था, जब अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए जाते हैं। उसके बाद ये सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होता है। तो क्वेश्चन पूछा गया, प्रथम विश्व युद्ध में जान देने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया अखिल भारतीय युद्ध स्मारक आज किस नाम से जाना जाता है? तो ये है इंडिया गेट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। भारत के स्वतंत्र होने के बाद कौन सी हिंदी फिल्म अपने पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम पर आधारित है? तो भारत ने 1948 में, 1947 में आजाद हुआ था, सबसे पहली बार ओलंपिक में खेल रहा था। और भारत ने हॉकी में, सभी की नजर इंडिया पर थी और हॉकी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और इस पर एक मूवी बनी थी, गोल्ड। ठीक है, चक दे इंडिया नहीं, गोल्ड, ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 24। स्टेट फ्रॉम द हर्ट, स्टेट फ्रॉम द हर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, एम एस धोनी या फिर सौरव गांगुली? ठीक है, 24 का आंसर क्या है? दो, कपिल देव। स्टेट फ्रॉम द हर्ट नाम की पुस्तक जो है ये कपिल देव की आत्मकथा है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, 25 नंबर। 19वीं शताब्दी में किस देश ने सार्वभौमिक मताधिकार का अधिकार प्रदान किया गया था? 19वीं शताब्दी में। ठीक है, तो ये था कौन सा? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने क्या किया था? सबसे पहले
भारत विश्व में सबसे पहले सार्वभौमिक मताधिकार यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट दिया था और इन्होंने अपनाया था न्यूजीलैंड ने। तो फ्रेंड्स ये हो गए 2 सेट कंप्लीट कर लिए हैं। टोटल 5 सेट करने हैं, 3 सेट अभी और कवर करेंगे। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर बताएं और अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो और लोगों में शेयर भी कर दो और सब्सक्राइब भी कर लो। मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही हो तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हर परीक्षा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसी तरीके से आपको मिलते रहेंगे। अब नेक्स्ट सेट देखते हैं, सेट नंबर 3। ये परीक्षा आयोजित की गई है 12 फरवरी 2019 को और शिफ्ट है सेकंड। ठीक है, तो अब हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिया है, निम्नलिखित में से उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके अनुसार आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जाते हैं, यानी कि एक जैसा व्यक्ति बना दिया जाए, ऐसा कुछ ये क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। तो देखो स्कैनिंग नहीं होगी, ना प्रजनन होगा, ना प्रकाश संश्लेषण होगा, इसका होगा क्लोनिंग, मतलब सेम व्यक्ति का दूसरा मतलब प्रोडक्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है, स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या है? स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या है? जी, AU, AL या AG? सो देखिए इसको बोलते हैं, लैटिन में बोलते हैं गोल्ड को ऑरम, गोल्ड को लैटिन में बोलते हैं ऑरम और इससे बना है इसका आणविक सूत्र AU। तो गोल्ड का आणविक सूत्र क्या होता है? AU। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से किसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है? निम्न में से किसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार पैदा करना है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा 1, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार उत्पन्न करना। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, नुब्रा या हरी पर्वत ग्लेशियर? तो देखिए ये है सियाचिन ग्लेशियर और ये भारत का ही नहीं विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 5, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो इसका आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी बारदोली सत्याग्रह जो होता है वहां की महिलाओं द्वारा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के स्वतंत्र होने के बाद में भारतीय रियासतों को, भारतीय राज्यों को एकीकरण यानी कि भारत का एकीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चुनाव आयोग का प्रमुख किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? चुनाव आयोग होता है उसका प्रमुख जो होता है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ये पावर किसके पास है? तो चुनाव आयोग का प्रमुख नियुक्त करने का पावर है किसके पास में? भारत के राष्ट्रपति के पास में। मुख्य चुनाव आयुक्त हो या अन्य चुनाव आयुक्त हो, इनकी सबकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 7, 1948 को भारत पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम का कप्तान कौन था? और इस पर आधारित एक मूवी भी बनी थी गोल्ड, क्योंकि भारत ने स्वतंत्रता के बाद में भारत ने पहला ओलंपिक गोल्ड जीता था हॉकी में और इसके कप्तान थे कौन? किशन लाल। किशन लाल थे और बाद में इनको किशन लाल को 1966 में भारत का जो पद्मश्री अवार्ड है, पद्म भूषण और पद्मश्री, तो इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है 1966 में। किसको? किशन लाल को। और ये इस टीम के कप्तान थे 1948 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है? चुनाव आयोग का प्रत्यक्ष चुनाव, चुनाव का संचालन और नियंत्रण, चुनाव का निरीक्षण, स्थानीय चुनाव ना करना। क्वेश्चन नंबर 8, तो इसका ये वाला चुनाव आयोग का ये वाला कार्य कर्तव्य नहीं है कि चुनाव ना करना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। रबी फसलों की बुवाई कब की जाती है? तो 3 प्रकार की फसलें होती हैं, रबी, राबी,
इसको बोलते हैं राबी, और खरीफ और राबी, खरीफ और जायद। ठीक है, तो राबी फसल के लिए पूछा गया है कि इनका सीजन क्या होता है बोने का। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 नंबर का आंसर हो जाएगा 4। ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। खरीफ फसल जो होती हैं, जो मानसून सीजन में बोई जाती हैं, ये होती हैं खरीफ फसलें। और जायद फसलें ये होती हैं जो गर्मियों में, जब बहुत ज़्यादा हॉट क्लाइमेट होता है उस समय जो ककड़ी, खीरा, खरबूजा वगैरह होती हैं, ये होती हैं जायद क्रॉप। अब रबी क्रॉप की बात करें तो रबी क्रॉप में गेहूं हो गया, जौ हो गया, गेहूं हो गया, जौ हो गया, सरसों हो गया, मटर हो गया, ये सब रबी क्रॉप की फसलें हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। शंकर दयाल अंतरराष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय, ठीक है, ये कहाँ पर है? तो ये कहाँ है? ये है नई दिल्ली में। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी राजनीतिक कार्टूनिस्ट थे के शंकर। के शंकर तो थे, उन्होंने इस अंतरराष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय की स्थापना की थी। राजनीतिक कार्टूनिस्ट थे, पॉलिटिकल कार्टून बनाते थे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, भारत के मशहूर शहनाई वादक कौन से? क्वेश्चन नंबर 11, भारत के मशहूर शहनाई वादक थे बिस्मिल्लाह खां। और इन्हें 2001 में बहुत पूछा गया है, 2021 में भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ना, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, वो दिया जाता है। कौन है? तो ये भी कुछ नहीं याद रखना, भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, और इनको 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1757 में। प्लासी का लड़ाव बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, बंगाल के नवाब होते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, इसके बीच में लड़ा जाता है। इसकी अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें तो ये है 23 जून 23 जून 1757। ठीक है, और इसमें बंगाल के नवाब की हार होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। 2018 में 90वें ऑस्कर अवार्ड के लिए कौन सी भेजी गई थी भारतीय फिल्म? तो ये भेजी गई थी, कौन सी? न्यूटन भेजी गई थी। अब ये करंट का क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन थी? तो पहला जब कोई होता है तो वो क्वेश्चन चाहे करंट का हो, वो क्वेश्चन या फिर स्टैटिक का हो, वो पूछा ही जाता है। तो पहली भारतीय जिम्नास्ट थी दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर जो होती हैं ये स्वर्ण पदक जीतती हैं, पहली भारतीय जिम्नास्ट बनती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। पौधों में जल परिवहन, पौधों में जल परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जल परिवहन होता है जाइलम के द्वारा। जल परिवहन होगा या जमीन से जितने भी न्यूट्रिशंस वगैरह लेते हैं वो लेते हैं जाइलम के द्वारा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल के किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल, तो देखो लोकतंत्र अगर है, डेमोक्रेसी है किसी भी स्टेट में, किसी भी देश में मतलब, तो उसके वो किसके प्रति उत्तरदायी होगा? वो होगा लोगों के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि निम्न में से कोई भी ऑप्शन इतना सटीक नहीं है, तो ये है लोगों के प्रति उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बुक का नाम है पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, ये लिखी गई है शशि थरूर के द्वारा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, और हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? तो देखो हिमालय इस तरीके से बना हुआ है ना, इसका नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन है, और जो ये पहले है ग्रेट हिमालय, ये है लेशर हिमालय, और ये है शिवालिक। ठीक है, तो ये जो है ना, ये जिसको बोलते हैं ग्रेट हिमालय, ये है आंतरिक हिमालय, याद रखना, क्योंकि यहाँ पर और भी रेंजेस है ना, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, इस तरीके से। तो ये है आंतरिक हिमालय, ये है मध्य हिमालय, और शिवालिक है बाहरी श्रृंखला, बाहर एक्सटर्नल पार्ट ऑफ हिमालय। तो इसका आंसर हो जाएगा शिवालिक। मध्य वाला तो आप लोग कर देते हो लेसर, लेकिन याद रखना आंतरिक में हमेशा बृहत हिमालय आ जाए, हिमाद्री आ जाए, ग्रेट हिमालय आ जाए, कोई भी ऑप्शन आ जाए, आप आंतरिक हिमालय में वो करोगे और बाहरी हिमालय में करोगे शिवालिक श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा मूत्र प्रणाली यूरिन सिस्टम का कौन सा हिस्सा नहीं है? तो मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग ये सभी हैं भाग, लेकिन ब्रंकाई जो है ये नहीं है पार्ट यूरिन सिस्टम का।
क्वेश्चन नंबर 20 लेते हैं। भारतीय संगीतकार निम्न में से किसने अकादमी पुरस्कार जीता है? ये भारतीय संगीतकार है, इनमें से किसने अकादमी पुरस्कार जीता है? तो ये हैं ए आर रहमान। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा ए आर रहमान। और इन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, जैसे कि इन्होंने 6 तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते हैं, 2 अकादमी पुरस्कार जीते हैं, 2 ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं, 1 बाफ्टा पुरस्कार जीता है, 1 गोल्डन ग्लोब अवार्ड का जीता है, और साउथ इंडिया के लगभग लगभग 15-16 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते हैं। तो इन्होंने बहुत अवार्ड जीते हैं और ये फेमस भी बहुत है, ए आर रहमान, नाम सभी लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। मनुष्य, वनस्पति, जीव जंतु, मत्स्य मत मतलब मछली, पशुधन, ये सभी जीव मंडल से प्राप्त संसाधन हैं, इनमें जीवन होता है। ये किस प्रकार के संसाधन कहलाते हैं? तो जीवन है तो ये कहलाएंगे जैव संसाधन या फिर जैविक संसाधन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से कौन सा डिजिटल लेन देन नहीं है? निम्न में से कौन सा डिजिटल लेन देन नहीं है? तो देखो, डिजिटल मतलब होता है जिसमें हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सके। तो जैसे पेटीएम, ये तो डिजिटल लेन देन है। इसके बाद में नगद लेन देन यही नहीं है, तो आंसर इसका ये हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। क्रेडिट कार्ड से, वो भी कैश नहीं होगा। एटीएम, ये भी कैश नहीं होगा। ये सब डिजिटल लेन देन है। और नगद यानी कि कैश जो लेन देन होता है वो होता है, इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। सौर मंडल की खोज किसने की थी? सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, जो निकोलस कॉपरनिकस होते हैं, इनका पूरा नाम है निकोलस निकोलस कॉपरनिकस। ठीक है, निकोलस कॉपरनिकस। इन्होंने सबसे पहले बताया था, किसका कॉन्सेप्ट दिया था? इन्होंने दिया था हेलियोसेंट्रिक। हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट दिया था। हेलियोसेंट्रिक मतलब सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत बताया था इन्होंने। इन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। याद रखना, ब्रह्मांड के केंद्र में बता रहे हैं, ये अभी भी गलत है, लेकिन फिर भी सबसे पहले इन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य स्थित है। जबकि इसके पहले जो चलता था, ये अरस्तु होते हैं, अरिस्टोटल इनको बोलते हैं। ये अरस्तु सबसे पहले इन्होंने बताया था। इन्हीं का कॉन्सेप्ट चल रहा था कि पृथ्वी सभी केंद्र में है, यानी कि इन्होंने जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट दिया था। जियो सेंट्रिक, भू केंद्रीय सिद्धांत। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि भू केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था अरस्तु ने, जियोसेंट्रिक। और हेलियोसेंट्रिक, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था? निकोलस कॉपरनिकस ने। और दोनों ने बताया था, अरस्तु ने बताया था कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, और निकोलस कॉपरनिकस ने बताया था कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। हालांकि बाद में सौरमंडल एक अलग मतलब कि उसमें निकलता है पार्ट, तो लेकिन फिर भी सूर्य को सिद्धांत देने वाले सबसे पहले कौन से? निकोलस कॉपरनिकस। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित धातु नहीं है? तो ये है चांदी। चांदी जो है वो मिश्र धातु नहीं है। टाका, ताम, पीतल और कांसा, ये सभी मिश्र धातु है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये सेट नंबर 3 हम कर रहे थे। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। और इन्होंने कब की थी? तो 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में की थी। कलकत्ता में की थी ब्रह्म समाज की स्थापना। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अभी 2 सेट और करेंगे। प्रत्येक वीडियो में फ्रेंड्स आपको 5 सेट मिलेंगे, तो 130 सेट करानी है, तो लगभग लगभग 26 वीडियो आपको टोटल मिलेंगे। ठीक है, अब सेट नंबर 4 कर लेते हैं। ठीक है, ये परीक्षा आयोजित की गई थी 13 फरवरी 2019 को, शिफ्ट 1 है। ठीक है, मैंने देखो फ्रेंड्स क्या किया है, क्वेश्चन में कोई भी फेरबदल इसलिए नहीं किया है ताकि आप लोग जब क्वेश्चन पेपर देखें तो आपको ये ना लगे कि मतलब मैंने अपने हिसाब से क्वेश्चन करा दिए। आपको एग्जैक्ट वैसा ही फील आए जैसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत रिपीट होते हैं, तो आप इस सीरीज को जरूर करना, थोड़ा सा टाइम निकाल करके। बड़े वीडियो तो मैं वैसे भी नहीं दूंगी ज़्यादा, छोटे छोटे वीडियो ही दे रही हूँ। और 5 सेट एक बार में करा रहे हैं, तो आप इनको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। साथ में अन्य तथ्य भी दिखा रहे हैं, तो आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे यहाँ से प्रश्न। चलो इस वाले सेट को कंप्लीट कर लेते हैं, एक सेट और करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार विष्णु के वामन अवतार से संबंधित है? वामन मतलब जो छोटा रूप लेते हैं। कुंभ है, बिहू है, ओणम है और जन्माष्टमी है। तो ये देखो ओणम है। ठीक है, ओणम
त्योहार को विष्णु के वामन अवतार के रूप में माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि 10 दिवसीय, और ये 10 डेज 10 दिवसीय, ये 10 डेज का त्योहार है और भगवान विष्णु के अवतार से जुड़ा हुआ है। ये बिहू जो है, ये बिहू बहुत पूछा जाता है, ये असम का है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फरवरी 2019 तक नीति आयोग के, ये क्वेश्चन काम का नहीं है, इस समय तक थे राजीव कुमार। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में भारत को घोषित किया गया है। भारत को निम्न में से किस प्रकार का राज्य या किस प्रकार का संघ घोषित किया गया? राज्यों का एक महासंघ नहीं, ये गलत है। राज्यों का एक परिसंघ नहीं, राज्यों का संघ घोषित किया गया है, राज्यों का सम्मेलन भी नहीं। तो आर्टिकल 1 में बोला गया है, इंडिया और भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। क्या बोला गया है? यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो ये क्या बोला गया है? भारत का राज्यों का संघ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जल निकासी प्रणाली के प्रतिरूप का निर्धारक नहीं है? तो क्षेत्र की जलवायविक परिस्थितियां, ये एक साथ है। और जल निकासी प्रणाली का स्रोत, तो ये स्रोत ही जलवायविक प्रणाली के प्रतिरूप मॉडल का निर्धारक नहीं है। बाकी ये चट्टान, भूमि ढलान और जलवायविक परिस्थितियां, ये सभी उसका मॉडल निर्धारित करने के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सूफी परंपरा में खानका शब्द का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में खानका शब्द का अर्थ क्या है? तो देखो, खानका जो शब्द है ये फारसी शब्द है और इसका अर्थ होता है सूफियों का, क्या बोलते हैं, सूफियों का निवास। ठीक है, सूफियों का निवास, सूफी संत वगैरह जो होते थे उनका निवास। और यहाँ पर लोग आश्रय भी लेते थे, रहते भी थे, तो एक प्रकार से एक धर्मशाला के रूप में कार्य करता था। तो अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। परमाणु संलयन के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? नहीं वाला बहुत ध्यान से कीजिएगा। परमाणु संलयन के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ये परमाणु विखंडन की तुलना में बहुत अधिक ऊर्जा पैदा करता है। ये तो सही है। ठीक है, इस प्रक्रिया का उपयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता नहीं, परमाणु बम बनाने में नहीं किया जाता। परमाणु बम में तो नाभिकीय विखंडन का किया जाता है, नाभिकीय विखंडन का किया जाता है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल नहीं खाती है? ठीक है, तो इधर दिया है इनके नाम और इधर दिया है इनका सूत्र। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम MaOH3 नहीं, इसका होता है Mg, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड OH का होल ट्वाइस होता है। तो इसका आंसर अब यही हो गया। बाकी देख लो, सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होता है? H2SO4 सही है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है? NH4, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और नाइट्रिक एसिड का होता है HNO3। तो इसके सारे आंसर सही हो गए, बस वही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वाला जो ऑप्शन था वो गलत हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा मनी ट्रांसफर 24/7/365 पैसे का ट्रांसफर करता है? तो ये है IMPS। ठीक है, और अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया? निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? यानी कि कृत्रिम नहीं है, वो क्या हो? प्राकृतिक हो। तो देखो, बांध जो है ये कृत्रिम है, जो जलाशय बनाया जाता है। बांध के जब पानी स्टोर होता है वहां पर एक रिजर्वायर बन जाता है, जलाशय। धान का खेत भी कृत्रिम है, बाग भी कृत्रिम है, जो व्यक्ति खुद बनाता है। लेकिन फॉरेस्ट जो है ये कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किसी भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम करार दिया गया? तो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान करार दिया गया था किसको? गगनयान को। ठीक है, ये 2022 का प्रोग्राम था, उस समय इसको करार दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा शहर नहीं था? निम्न में से कौन सा हड़प्पा शहर नहीं था? तो देखो, धौलावीरा हड़प्पा शहर है, लोथल भी हड़प्पा शहर है, सुतका गो भी हड़प्पा शहर है। लेकिन ये जो मेहरगढ़ है, ये मेहरगढ़ है नौपाषाणिक शहर, नौपाषाणिक काल का है, नौपाषाणिक है। और यहाँ पर सबसे पुराने साक्ष्य, खेती के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 12।
किसको नोबेल शांति पुरस्कार 2018 दिया गया था? ये क्वेश्चन काम का नहीं, उस समय नादिया मुराद को दिया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। किस भारतीय क्रिकेटर ने 2018 के बाद साल के अंत में इसका क्वेश्चन काम का नहीं है, इसको हटा दो। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देता है ना? नीले लिटमस को लाल कर देता है। नीले लिटमस को क्या कर देगा? नीले कलर को क्या कर देगा? लाल कर देगा। सिरका, चूने का पानी, बेकिंग सोडा और दूध। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? सिरका जो होता है ये लिटमस पेपर को लाल कर देता है। लिटमस पेपर से क्या चेक करते हैं? पीएच वैल्यू चेक करते हैं। ठीक है। भीमबेटका एक विश्व धरोहर स्थल है, किसके लिए जाना जाता है? तो भीमबेटका फेमस है अपनी गुफा चित्रकारिता के लिए, यानी कि प्रागैतिहासिक काल और का ये पार्ट है। और यहाँ पर प्रागैतिहासिक शैलाश्रय और अपनी गुफा चित्रकारिता के लिए यह फेमस है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा मायोपिया, मायोपिया बोलते हैं निकट दृष्टि दोष को, और हाइपरमाइट्रोपिया बोलते हैं दूरदृष्टि को। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए। का प्रयोग सही नहीं है, इसका आंसर बताना। अवतल लेंस की सहायता से दृष्टि ठीक किया जाता है, यह तो सही है। इसे निकट दृष्टि दोष के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सही है, अभी बताया मैंने। प्रभावित आंख में दूर की वस्तु की छवि रेटिना से परे बनती है। 16 का सी। और इससे काफी व्यक्ति कुछ मीटर में आगे नहीं देख पाता। तो 16 का हो जाएगा 3। ठीक है। ये दूर का नहीं देख पाता, क्योंकि देखो एक बार बताएं, दृष्टि दोष पहचानने का तरीका सबसे अच्छा है, अगर आपको दूर की चीज साफ दिख रही है और पास की नहीं दिख रही है, इसका मतलब आपको दूर दृष्टि दोष हो गया है। और अगर आपको निकट की चीज साफ दिख रही है, दूर की नहीं दिख रही है, तो आपको निकट दृष्टि दोष हो गया है। ठीक है। तो देखो, प्रभावित आंख में दूर की वस्तु छवि से परे बनती है, मतलब अगर छवि रेटिना से परे बनेगी तो आप उसे देख नहीं पाएंगे। ठीक है। और इससे प्रभावित व्यक्ति कुछ मीटर से आगे नहीं देख पाएगा, मतलब दूर का नहीं देख पाएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये वाला सही नहीं, तो इसका आंसर सही नहीं वाला बताना है, तो हो जाएगा 3। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। ओडिशा में ब्रिंगा क्या है? तो देखो, एक स्थानीय खेती के नाम होते हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम होते हैं। तो ये है एक काटा स्लाइस एंड बर्न, काटा और जलाना, काटना और जलाना होना चाहिए यहाँ पर, काटना और जलाना, जिसको बोलते हैं स्लैश एंड बर्न। और अगर इसे पूर्वोत्तर भारत की बात की जाए तो इसे बोला जाता है झूम खेती। क्या बोला जाता है? झूम कृषि या झूम खेती बोला जाता है। इसमें क्या किया जाता है? एक जंगल के छोटे से पार्ट को, जितना भी पार्ट में जरूरी होगा उसको काट करके जला देते हैं और उसमें कृषि वगैरह करते हैं। और जब उसकी फर्टिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है, तो फिर उस स्थान को छोड़ करके दूसरी जगह पर काट करके उसको जला करके उसे खेती योग्य बना लिया जाता है। इसे बोलते हैं स्लैश एंड बर्न खेती। स्थानीय खेती में इनके अलग अलग नाम होते हैं। तो उड़ीसा में इसे बोला जाता है क्या? ब्रिंगा। ठीक है, उड़ीसा में इसे बोला जाता है बिंगा। झारखंड में इसको बोलते हैं कुरवा, झारखंड में इसको बोलते हैं कुरवा। और हिमालयन बेल्ट में इसको खेल बोला जाता है। तो अलग अलग नाम है, इसमें इतना ही देख लेते हैं, काफी है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किस विकल्प को भारत में लोकतंत्र का तीसरा स्तर भी कहा जाता है? लोकतंत्र का तीसरा स्तर कहा जाता है स्थानीय स्वशासन को। ठीक है, स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र का तीसरा स्तर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किस शासक ने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया था। तो देखो, 2.5 दिन का झोपड़ा जो मस्जिद है, ये पहले एक संस्कृत विश्वविद्यालय हुआ करता था। संस्कृत विश्वविद्यालय हुआ करता था, जिसका निर्माण किसने करवाया था? एक चौहान शासक हुआ करते थे, विग्रह राज, जिनको विसल देव के नाम से भी जाना जाता है। विग्रह राज, विग्रह राज बोलते हैं, और इनको बीसल देव के नाम से भी जाना जाता था। बीसल देव, राजा बीसल देव। और ये चौहान शासक थे, इन्होंने बनवाया था। बाद में इसी को तुड़वा करके और 1192 में मोहम्मद गोरी के आदेश पर इसका निर्माण करवाया गया था। और इसको करवाया किसने था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। क्या 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था।
अब अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक शोषण शिक्षा के अधिकार को प्रदान करता है? निम्न में से कौन सा संवैधानिक संशोधन? तो ये है 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन कब आता है? तो ये आता है 2002 में। ठीक है, और इसके द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा जाता है और शिक्षा को मौलिक अधिकार भी बनाया जाता है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 21 का के तहत क्या बनाया जाता है? शिक्षा का अधिकार दिया जाता है, मौलिक अधिकार बना दिया जाता है शिक्षा का 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो जो भी ऋण वगैरह होते हैं इनको औपचारिक रूप से विनियमित करता है कौन? आरबीआई। तो आरबीआई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस संगठन ने मौलाना अबुल कलाम आजाद मका ट्रॉफी 2017-18 जीती थी? तो ये क्वेश्चन करंट का है, कोई मतलब नहीं, इसको जीता तो था गुरु नानक देव विश्वविद्यालय ने। ठीक है, अब आगे देखते हैं 23 नंबर, भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है, यानी कि भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्वे जो होता है वो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, पब्लिश किया जाता है? ये किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा बी, आर्थिक मामलों का विभाग जो होता है वो इंडियन इकोनॉमिक सर्वे को पब्लिश करता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गुमास्ता क्या थे? तो देखो, ये गुमास्ता जो हुआ करते थे ये होते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट। ठीक है, और ये स्थानीय बुनकरों और कारीगरों के साथ मिलकर कंपनी को माल पहुंचाना, ठीक है, उसकी ब्रांडिंग करना प्रोडक्ट की, और कीमतें तय करना, ये सब वगैरह काम किया करते थे और ये निगरानी भी करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बुनकरों की निगरानी, आपूर्ति एकत्रित करके और कपड़े की गुणवत्ता की जांच करके, यही ब्रांडिंग होती है, करने के लिए एक सवेतन प्राप्त करने वाला कर्मचारी होता था। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? 24। अब इस सेट का है 25 का लास्ट क्वेश्चन, एक सेट अभी और करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात बनाती है? तो ये बनाती है, मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में, मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में ये नर्मदा नदी धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। तो फ्रेंड्स 4 सेट अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं, अभी एक सेट और करेंगे। प्रत्येक वीडियो में आपको 5 सेट मिलेंगे, इस प्रकार से टोटल 130 सेट के जो क्वेश्चन हुए वो कंप्लीट करेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना और फ्रेंड्स में शेयर जरूर करो, ताकि बहुत सारे बच्चे इस परीक्षा को दे रहे हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिल जाए। और अगर आप एसएससी के अलावा, जीडी के अलावा, अगर आप एनटीपीसी या फिर आप ग्रुप डी की परीक्षा भी कर रहे हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी जीके जीएस पोर्शन में यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन कब ये जो शिफ्ट हुई थी, ये हुई थी 13 फरवरी 2019 को, शिफ्ट 2 है। और ये देखते हैं, ये लास्ट सेट रहेगा आज के वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी योजना वित्तीय समावेशन के लिए केंद्र सरकार के कदमों में से नहीं, यानी कि केंद्र सरकार का कार्य, मतलब कि जो वित्तीय समावेशन है, वित्तीय समावेशन समझते हैं, जो पैसे का ट्रांसफर होता है, उसका नहीं है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, ये है उज्ज्वला योजना। तो उज्ज्वला योजना आप सभी को याद होगा, ये किससे है? एलपीजी जो सिलेंडर वितरण हुए थे उससे संबंधित है। तो ये वित्तीय समावेशन की केंद्र सरकार की योजना नहीं है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुभाग को भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है मौलिक कर्तव्य को। और आर्टिकल 32 एक ये है, इसको बोलते हैं भीमराव अंबेडकर जो थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे बोला था क्या? अ, संविधान की हार्ट एंड सोल। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, संविधान सभा की मसौदा समिति जिसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे? जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, मसौदा समिति थे, उसके अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सस्योत्सव है? सस्य मतलब होता है, देखो, सस्य मतलब होता है फसल। ठीक है, और फसल
का त्योहार कौन सा है? तो ये है ओणम। ठीक है, ओणम कहाँ का त्योहार है? ये है केरल का, और ये 10 दिवसीय त्योहार है, 10 दिन तक मनाया जाता है, और इसे भगवान विष्णु के वामन अवतार के रूप में भी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया के बारे में कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, ध्यान से, गलत है। तो 5 का कौन सा आंसर हो जाएगा? नेत्र गोलक में वृद्धि दोष के कारणों में से एक है, तो ये इसका आंसर नहीं सही है। प्रभावित व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को ठीक से नहीं देख पाता, क्यों? क्योंकि देखो हाइपरमाइट्रोपिया को बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष मतलब वो दूर की चीजें ही साफ देख पाएगा, पास की चीजें नहीं देख पाएगा, तो उसको है दूरदृष्टि दोष। तो आसपास की चीजें नहीं देख पाएगा, ये तो सही है। इसलिए भी उत्पन्न हो सकती है क्योंकि आंखों के लेंस की फोकल लंबाई बहुत लंबी होती है। यस, ये भी सही है, इसे दूरदृष्टि दोष भी कहा जाता है। तो ये तीनों सही है। पूछा है गलत कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन असम से संबंधित लोक नृत्य शैली नहीं है? मैं कई बार बता चुकी हूँ, जो नहीं वाला पॉइंट होता है इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा, नहीं से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो बिहू देखो असम का है, ठीक है, और बंगुरम्बा ये भी असम से संबंधित है। इसके बाद में सत्रिया तो शास्त्रीय नृत्य है असम का, तो ये तो होगा ही। इसके बाद में मंदजास ये नहीं है, कहाँ का? ये है जम्मू एंड कश्मीर का। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कौन कब्जा कर लेता है? तो देखो, चील, शेर, सर्प और मनुष्य। तो अगर मनुष्य है तो शीर्ष जो लेयर होती है, ट्रॉपिकल लेवल होती है, तो सबसे ज्यादा सबसे शीर्ष पर कौन आ जाता है? मनुष्य आ जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, मौलाना अबुल कलाम आजाद माका ट्रॉफी को केंद्र सरकार द्वारा निम्न में से किसको दिया जाता है? माका ट्रॉफी, तो 8 नंबर में देखो, जो माका ट्रॉफी की स्थापना होती है वो होती है 1956 से 1957 के बीच में। ठीक है, और जो इसको क्या बोलते हैं, किसको, क्वेश्चन क्या पूछा है, केंद्र सरकार द्वारा निम्न में से किसको दिया जाता है? तो ये दिया जाता है अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय टूर्नामेंट टूर्नामेंट जो होता है उसमें समग्र रूप से जो शीर्ष प्रदर्शन करता है, तो उसको ये दी जाती है मौलाना अबुल कलाम आजाद, इसको बोलते हैं माकर ट्रॉफी। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है? निम्नलिखित में से कौन गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है? उत्सर्जन, संचारण, पोषण और प्रजनन। देखो, उत्सर्जन एक्सक्रीशन, पोषण न्यूट्रिशन, प्रजनन रिप्रोडक्शन, ये सभी लाइफ साइकिल का पार्ट है, और ये जो संचारण है ये गैर लाइफ साइक्लिक प्रोसेस है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो जनसंख्या घनत्व की बात करें तो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? सबसे पहले यही पर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर पर देखी जाती है घनत्व। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, सबसे भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382। अब अगर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है कहाँ? बिहार में। और अगर सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो वो है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है कितना? 17। बिहार के बाद में आ जाता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? अवशिष्ट मामले यानी कि रेजिडुअरी जो मैटर्स होते हैं, इन पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो ये है केंद्र सरकार के पास। तो जो आपकी 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची को 3 भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है सेंट्रल लिस्ट यानी कि संघ सूची, एक है कौन सी? संघ सूची, और दूसरी है राज्य सूची, और एक है समवर्ती सूची। ठीक है, तो संघ सूची पर केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची पर राज्य कानून बनाता है, समवर्ती सूची पर दोनों मिल के कानून बनाते हैं। लेकिन जो अवशिष्ट मामले होते हैं इन पर केंद्र सरकार बनाता है कानून, और समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट लिया गया था ऑस्ट्रेलिया से। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, 2018 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित रोहन बोपन्ना। देखो, ये 2018 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिला था, ये तो जरूरी नहीं, लेकिन रोहन बोपन्ना का संबंध किससे है ये क्वेश्चन जरूर है। तो रोहन बोपन्ना खेलते हैं टेनिस। क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा 1। अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं,
पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखो, सबसे पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुदी। ये अन्नामलाई की पहाड़ियों पर है। अगर ये पश्चिमी घाट की पूछ लिया जाए, पूरे दक्षिण भारत की कह दिया जाए, तो दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? अनाईमुदी। महेंद्रगिरी की बात करें तो ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भुगतान बैंक का संचालन करता है? कौन सा विभाग? तो देखो, आर्थिक मामलों का विभाग भुगतान बैंक का कोई काम नहीं करता, लेख वित्तीय समावेशन ये भी नहीं करता, लेखा संबंधी ये करता है डाक विभाग। डाक विभाग एक ऐसा विभाग है जो भारत सरकार के वित्तीय जो भुगतान बैंक के रूप में भी कार्य करता है। यहाँ पर अकाउंट अकाउंट वगैरह भी खुल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। सुल्ताना रजिया के पिता का नाम था? तो भारत की सबसे पहली शासिका हैं ये। कौन है? सुल्ताना रजिया या फिर रजिया सुल्ताना बोल दो। और इनके पिता का नाम था इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश की ये पुत्री थी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? यानी कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो होता है ये प्रस्तुत करता है कौन? विश्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है? तो शिव समुद्रम प्रपात कौन बनाती है? शिव समुद्र वाटरफॉल, शिव समुद्रम वाटरफॉल कौन बनाती है? तो ये बनाती है कावेरी नदी। और ये है कहाँ? ये कावेरी नदी है कहाँ? कर्नाटका में। कहाँ है? कर्नाटक में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नौ पाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है? यानी कि बाकी सभी अलग होंगे और नौ पाषाणिक स्थल कौन सा? देखो, क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा, ये कुंतासी जो है, ये कुंतासी जो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है कुंतासी। और ये बुर्ज होम, कोल्डेहावा और मेहरगढ़ ये हैं आपके नौ पाषाण यानी कि पाषाण कालिक स्थल है। ठीक है, पाषाण कालीन स्थल है, जहां से मेहरगढ़ से सबसे पुराने क्या मिले हैं? खेती के साक्ष्य, प्राचीनतम खेती के साक्ष्य मिले हैं। और बुर्ज होम से गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। और कोल्डिहावा से क्या मिला है? धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, पत्ते का वह भाग जो इसे तने से जोड़ता है? पत्ते का कोई पत्ता है, ये पेड़ है, और पत्ते का जो ये यहाँ पर लीफ है जो ये कहलाता है, ये भाग ये कहलाता है डंठल। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं? नहीं ध्यान देना, वरना 3 तो सही ही होते हैं, एक पढ़ा और वही आपको सही लगा और आप टिक करके आ गए। और फिर क्या हुआ? घर में देखा तो सर पकड़ लिया, ले लो क्वेश्चन गलत हो गया आता हुआ। तो देखो, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल पर अपने शोध में केपलर के सिद्धांतों पर भरोसा किया था। क्वेश्चन नंबर 20, केपलर के सिद्धांतों पर भरोसा किया था। यस, केपलर ने क्या दिया था? ग्रह जो ग्रह घूमते हैं ना, ऐसा सिद्धांत दिया था। और 2 नंबर, एक दूसरे के प्रति ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु आकर्षण के लिए जिम्मेदार है, या ये कहा था इन्होंने? किसने? न्यूटन ने। और इसके बाद में ये वस्तुओं के द्रव्यमान के उत्पाद की व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये गलत है। ये वस्तुओं के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये सही है। तो पूछा गया है गलत, तो गलत कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, बिकमिंग शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिकमिंग जो पुस्तक है तो पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी है मिशेल ओबामा। ये बिकमिंग पुस्तक बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा की है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज्य ध्वज जो होता है वो किसने डिजाइन किया था? तो देखो, इसका आइडिया दिया था महात्मा गांधी ने। इसमें लाल कलर था, केसरिया नहीं था, लाल था, सफेद था और हरा था, और बीच में चरखा था। ठीक है, बाद में ये पिंगले वेंकैया होते हैं, पिंगले वेंकैया ने इस ध्वज को डिजाइन किया था, आइडिया दिया था महात्मा गांधी ने। पिंगले वेंकैया का नाम नहीं, तो यहाँ पर आंसर करेंगे हम महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, भारतीय व्यापारी समाज सेवी अजीज प्रेम जी को हाल ही में सेविलियर डे, देखो ये 2019 का पेपर है तो उस समय ये चर्चा में रहा होगा, अब इसका कुछ काम का है नहीं, लेकिन हाँ इससे एक चीज देख सकते हो, सेविलियर डे ला लीजन डी ऑनर, ये जो सम्मान है ना, सेविलियर डे ला लीजन डी ऑनर, ये सम्मान किस देश का है? तो ये फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, फ्रांस से संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, सेकंड लास्ट है। निम्नलिखित में से कौन विश्व विरासत स्थल नहीं है? ठीक है, तो विश्व विरासत स्थल कौन सा नहीं है? तो ये आदमगढ़ का किला जो है ये विश्व विरासत स्थल नहीं है। भीमबेटका की गुफाएं हैं, अजंता की गुफाएं हैं, आगरा का किला, ये सभी विश्व विरासत स्थल में शामिल है, लेकिन आदमगढ़ शैलाश्रय विश्व विरासत स्थल में शामिल नहीं है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का, 25। रामनाथ गोयन का पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? रामनाथ गोयन का पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। ठीक है, रामनाथ गोयन का पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये कब से दिया जा रहा है? ये 2006 में प्रारंभ हुआ था, तब से दिया जा रहा है। तो फ्रेंड्स देखो, इसमें मैंने 5 सेट कंप्लीट किए हैं। टोटल 130 सेट करने हैं, इसलिए 26 वीडियो आएंगे। और आपने देखा होगा वीडियो में मैंने बहुत स्पीड से क्वेश्चन कराए हैं, बहुत कम टाइम लिया है, और क्वेश्चन के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य भी देते चले गए। तो इस वीडियो सीरीज को कंप्लीट देखिएगा, फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब करके चैनल की बेल आइकन प्रेस भी कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सभी वीडियो आपको टाइम से मिलती रहें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।